मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताजा खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। मेघालय असम बॉर्डर पर हिंसा बढ़ी, उपद्रवियों ने असम फॉरेस्ट ऑफिस को जलाया, मेघालय में 2 वाहनों में आग लगाई। तो दोस्तों, मेघालय असम बॉर्डर पर एक विवादित क्षेत्र में मंगलवार को फायरिंग में हुई 6 लोगों की मौत के बाद हिंसा बढ़ गई है और मेघालय के ग्रामीण के एक ग्रुप ने बुधवार को असम के पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में एक फॉरेस्ट ऑफिस में कथित रूप से तोड़फोड़ की और आग लगा दी। वही दोस्तों, मुकरोह गांव और मेघालय की राजधानी शिलांग में भीड़ ने 2 वाहनों को भी आग लगा दी है। और दोस्तों, अधिकारियों ने बताया है कि मंगलवार को रात असम के खैरोनी फॉरेस्ट रेंज के तहत अंतरराज्यीय सीमा से सटे एक फॉरेस्ट ऑफिस के सामने गांव वाले कथित तौर पर चाकू, रॉड और लाठियों से लैस होकर इकट्ठा हो गए और पहले भीड़ ने फॉरेस्ट ऑफिस में तोड़फोड़ की, फिर परिसर में रखे फर्नीचर, दस्तावेज और मोटरसाइकिल जैसी संपत्तियों को आग लगा दी। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुरक्षा कर्मियों की एक टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही ग्रामीण भाग गए और इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। और इसके अलावा स्थानीय लोगों ने मुकरो गांव के लावारिस हालत से मिले असम सरकार के एक वाहन को भी आग लगा दी है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट में गांव पर फोकस, रोजगार और घरों के लिए मिल सकता है 50% ज्यादा पैसा। तो दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले साल 1 फरवरी को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी और दोस्तों, मंत्रालय ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। वही दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च 50% से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। और दोस्तों, बड़ी रकम का इस्तेमाल कोरोना महामारी के मद्देनजर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को दूर करने के लिए किया जाएगा। और दोस्तों, सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि दोस्तों, यह खर्च बढ़कर 1.60 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो सकता है। वही दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के अप्रैल-मई महीने में संभावित लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का न केवल रोजगार बढ़ाने पर जोर है, बल्कि वह किफायती घर स्कीम को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दे रही है। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोरोना के बाद गांव में मनरेगा के जरिए रोजगार पाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और चालू वित्त वर्ष में बेरोजगारी दर 7% से ऊपर बन रही है। और दोस्तों, नवंबर में यह 8.04% पर है। वही दोस्तों, मनरेगा के लिए इस साल 73,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है और दोस्तों, इसे बाद में बढ़ाकर 98,000 करोड़ करना पड़ा है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। श्रद्धा मर्डर केस में शाह बोले आरोपी को कड़ी सजा मिलेगी, आफ्ताब के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण शुरू, नार्को टेस्ट आज संभव नहीं। तो दोस्तों, श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला के पॉलीग्राफ टेस्ट का दूसरा चरण शुरू हो गया है और यह टेस्ट दिल्ली के इलाके रोहिणी की फॉरेंसिक लैब में हो रहा है। तो दोस्तों, सर्दी बुखार की वजह से बुधवार को आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा नहीं हो पाया था। हालांकि दोस्तों, नार्को टेस्ट गुरुवार को भी संभव नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पॉलीग्राफ टेस्ट की प्रोसेस पूरी होने के बाद ही नार्को टेस्ट होगा। वही दोस्तों, इधर पीटीआई के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पूरे मामले में मेरी नजर है और श्रद्धा की हत्या करने वाले को कम से कम समय में कड़ी सजा दी जाएगी और इसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार काम कर रही है। और दोस्तों, पुलिस के सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा और आफ्ताब का एक कॉमन फ्रेंड भी सामने आया है जो ड्रग्स बेचा करता था और यह भी पता चला है कि श्रद्धा और आफ्ताब के बीच कई बार ब्रेकअप भी हुआ था। हालांकि दोनों बाद में सुलह करके साथ रहने लगे थे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सोने के दामों में तेजी, जानिए कितनी हुई है इसकी कीमत। तो दोस्तों, सोने के दाम में तेजी देखने को मिली है जबकि चांदी भी महंगी हो गई है। और दोस्तों, ऐसे में अगर आप आज सोने की खरीदारी की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए हम रोज की तरह सोने चांदी की कीमतों की जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि bankbazaar.com के अनुसार आज 22 कैरेट सोने के 1 ग्राम के दाम 4,793 रुपए है, जबकि दोस्तों कल इसकी कीमत 4,743 रुपए थी। यानी दोस्तों, 1 ग्राम के
दाम में 50 रुपए की तेजी आई है। इसी तरह दोस्तों आपको बता दें कि आज भोपाल इंदौर सराफा बाजार में 22 कैरेट के 8 ग्राम सोने की कीमत 38,344 रुपए है, जबकि कल इसकी कीमत 37,944 रुपए थी। वही दोस्तों अगर चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी आज इजाफा देखने को मिला है। यानी दोस्तों आपको बता दें कि 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो इसकी कीमत आज 66,300 रुपए है, जबकि कल 64,000 रुपए की कीमत थी। यानी दोस्तों दामों में 2300 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि 24 कैरेट गोल्ड 99.9% शुद्ध होता है और 22 कैरेट लगभग 91% शुद्ध होता है। वही दोस्तों 22 कैरेट गोल्ड में 9% अन्य धातु जैसे तांबा, चांदी, जिंक मिलाकर जेवर तैयार किए जाते हैं, जबकि 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध बताया जाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बीकाजी फूड में लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट, सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा चढ़कर 61,770 पर पहुंचा। सरकारी बैंक के स्टॉक में अच्छी तेजी। तो दोस्तों हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार में तेजी है और सेंसेक्स 250 अंक से ज्यादा चढ़कर 61,770 के पार कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों निफ्टी में भी करीब 80 अंकों की तेजी है और यह 18,340 के पार कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों सेंसेक्स के 26 शेयरों में तेजी है और 4 में गिरावट है। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि पावर ग्रिड, HDFC बैंक, HCL टेक करीब 1% चढ़े हैं और कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल और एशियन पेंट में मामूली सी गिरावट है। वही दोस्तों NSE के सेक्टरल इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1.13% तक की तेजी है और PSU बैंक इंडेक्स में भी 1.13% तक की तेजी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि IT और फाइनेंशियल सर्विस करीब 0.5% चढ़े हैं और मेटल और रियल्टी में मामूली सी गिरावट है। वही दोस्तों बीकाजी फूड में लगातार दूसरे दिन अपर सर्किट लगा है और आज यह स्टॉक 10% तक की उछाल के साथ 379.20 रुपए पर चढ़ गया है। हालांकि दोस्तों 10 बजे के करीब शेयर का सर्किट खुल गया था और यह 7% चढ़कर कारोबार कर रहा था। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि सेंसेक्स 91 अंक या 0.15% चढ़कर 61,510 पर बंद हुआ था और निफ्टी में भी 23 अंक या 0.13% तक की तेजी है और यह 18,267 के स्तर पर बंद हुआ था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। बेटी का बिजनेस संभालने से इनकार, इसलिए बिसलरी बिकेगी। टाटा ग्रुप 7,000 करोड़ में खरीदेगा। पिता रमेश बोले, अब चैरिटी से जुड़े कामों में फोकस करूंगा। तो दोस्तों सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का का कोका कोला को बेचने के लगभग 3 दशक बाद रमेश चौहान बिसलरी इंटरनेशनल को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड को बेचने जा रहे हैं और दोस्तों यह डील 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए में हो रही है। वही दोस्तों 82 साल के चौहान का कहना है कि बिसलरी को विस्तार के अगले लेवल पर ले जाने के लिए उनके पास उत्तराधिकारी नहीं है और उन्होंने कहा कि बेटी जयंती कारोबार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती है, इसलिए बिसलरी भारत की सबसे बड़ी पैकेज्ड वाटर कंपनी है और डील के तहत वर्तमान मैनेजमेंट 2 साल तक जारी रहेगा। वही दोस्तों चौहान ने कहा कि टाटा ग्रुप इसका और भी बेहतर तरीके से देखभाल करेगा और आगे बढ़ाएगा। हालांकि बिसलरी को बेचना अभी भी एक पेनफुल फैसला था और मुझे टाटा का कल्चर पसंद है, इसलिए अन्य खरीदारों के बावजूद मैंने टाटा को चुना। और कहा जाता है कि बिसलरी को खरीदने के लिए रिलायंस रिटेल, नेस्ले और डैनॉन सहित कई दावेदार थे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 4.5 महीने बाद पंजाब से दिल्ली पहुंचा लॉरेंस। NIA ने भटिंडा जेल से हिरासत में लिया, 10 दिन का मिला रिमांड। तो दोस्तों सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी लॉरेंस 4.5 महीनों के बाद पंजाब से बाहर गया है। तो दोस्तों ट्रांजिट रिमांड पर लॉरेंस को दिल्ली लेकर पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार सुबह कोर्ट में पेश किया। वही दोस्तों दिल्ली कोर्ट ने लॉरेंस को 10 दिन के लिए NIA को सौंप दिया है और NIA ने उसके खिलाफ आतंकी व गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। तो दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस पर NIA ने आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर गैर कानूनी गतिविधियां की रोकथाम के लिए बना एक नियम UAPA के तहत केस दर्ज किया है और दोस्तों बुधवार को इसके आदेश चंडीगढ़ पहुंच गए थे, जिसके बाद NIA लॉरेंस को भटिंडा जेल से अपनी कस्टडी में लेने वाली है। वही दोस्तों NIA लॉरेंस से दिल्ली ले जाकर आतंकी कनेक्शन को लेकर पूछताछ करेगी। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय खुफिया
खुफिया एजेंसी ने गृह मंत्रालय को इनपुट्स दिए हैं कि कई गैंगस्टर आतंकी संगठनों के टच में है और भारत सरकार ने इन संगठनों को आतंकी की लिस्ट में डाला है और इन आतंकी संगठनों के साथ मिलकर यह गैंगस्टर भारत में टारगेट किलिंग कर सकते हैं। और इसको लेकर कुछ दिन पहले एनआईए ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में इन गैंगस्टरों के घरों पर रेड भी की थी और यहाँ तक कि उनके केस की पैरवी करने वाले कुछ वकीलों पर भी छापेमारी हुई थी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। राहुल गांधी और मेघा पाटकर गुजरात विरोधी है। सूरत में बोले जेपी नड्डा, हम जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो दोस्तों गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी है और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को गुजरात पहुंचे हैं। तो दोस्तों सूरत में एक जनसभा के दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है और दोस्तों जेपी नड्डा ने कहा है कि मेघा पाटकर हमेशा से विकास विरोधी रही है और वही राहुल गांधी उनके बगल में खड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि दोनों ही गुजरात विरोधी है। दरअसल दोस्तों मेघा पाटकर हाल ही में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी और वे नर्मदा बचाओ आंदोलन में अहम भूमिका में थी और नर्मदा डैम परियोजना का विरोध करती आई है। इससे पहले दोस्तों पीएम मोदी ने मेघा के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर राहुल गांधी पर निशाना साधा था। तो दोस्तों रैली में जेपी नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर भी जुबानी हमला किया है और नड्डा बोले हैं कि मनीष सिसोदिया को शर्म आनी चाहिए। सत्येंद्र जैन बीमारी के नाम पर एक रैपिस्ट से मसाज करवा रहे हैं और उन्हें अब तक जमानत क्यों नहीं मिली? क्या उनके पास वकील नहीं है? दरअसल वे सभी गंभीर मामले में जेल है, इसलिए जमानत मिलना मुश्किल है। और दोस्तों बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी गुजरात में इस बार रिकॉर्ड तोड़ेगी और गुजरात में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और यही वजह है कि लोग हमें फिर से वोट देंगे। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। रेलवे ने 16 महीनों में 177 कर्मचारी निकाले। हर 3 दिन में निकाला नॉन परफॉर्मर एम्प्लाई। 139 अधिकारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट। तो दोस्तों रेलवे ने पिछले 16 महीनों में 177 कर्मचारियों को निकाला है और दोस्तों जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने बताया कि जुलाई 2021 से हर 3 दिन में रेलवे के एक भ्रष्ट अधिकारी या नॉन परफॉर्मर को बाहर निकाला है। तो दोस्तों अब तक 139 अधिकारियों को वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया है और जबकि 38 को सेवा से हटा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों अधिकारियों ने कहा है कि 139 में से कई अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं मिलने या छुट्टी पर भेजे जाने पर इस्तीफा दिया या वीआरएस का विकल्प चुना और इनमें ऐसे भी मामले हैं जहां उन्हें रिटायरमेंट का विकल्प चुनने के लिए मजबूर करने के लिए परिस्थितियां बनाई गई। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि 2 सीनियर ग्रेड अधिकारियों को बुधवार को बर्खास्त कर दिया गया है और इनमें से एक को सीबीआई ने 5 लाख रुपए की रिश्वत के साथ हैदराबाद में जबकि दूसरे को 3 लाख रुपए के साथ रांची में पकड़ा था। और उन्होंने बताया कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव के परफॉर्मेंस को लेकर दिए गए अपने संदेश काम करे या घर बैठे को लेकर बहुत स्पष्ट है। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार और दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले बारी है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में रेल सेवा किसने और कब शुरू की थी? तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे और कमेंट करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।